आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल डिबेट शो बड़ी खबर और मैं हूं मोनिस अनवर। असम चुनाव में सियासत अब अपने सबसे तीखे दौर में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी पक्की है और असम में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी, यानी कि सीधा वार और बड़ा दावा। वहीं कांग्रेस का पलटवार पवन खेड़ा का कहना है कि बीजेपी ऐसे मुद्दे उठा रही है ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके और पोलराइजेशन की राजनीति की जा रही है। तो सवाल यह है, क्या असम चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है या बीजेपी सिर्फ सियासी बयानबाजी के जरिए माहौल बना रही है? इन्हीं सवालों पर आज की बड़ी बहस होगी। आज की बड़ी खबर की चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल आनंद, भाजपा प्रवक्ता, और पवन पटेल, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दोनों का इस्तकबाल है बड़ी खबर में। बहुत बहुत इस्तकबाल पवन जी और राहुल जी। राहुल जी, शुरुआत आपके साथ में करना चाहूँगा। सवाल बड़ा है। मैं राहुल जी से सवाल करूंगा। अभी वो दोबारा से हमारी टीम उनके कमेंट उनको जो है कोशिश कर रही है दोबारा जोड़ने की, टेक्निकल रीजन की वजह से वो नहीं जोड़ पाए। लेकिन पवन पटेल से मैं शुरुआत करूंगा। क्या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और जो प्रियंका गांधी की तरफ से जो जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का जो राजकुमार कहकर संबोधित किया वो सीधा निशाना राहुल गांधी को लेकर था। और राहुल गांधी को लेकर जो उन्होंने निशाना साधा वो साफ तौर पर ये था कि कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी पक्की है। यानी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि चाहे जितने भी चुनाव हुए हैं 2014 से लेकर, उसके बाद से लगातार कांग्रेस वो हार रही है। कई राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ा, कई निकाय चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ा, लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और साफ तौर पर पीएम की जो हार की सेंचुरी वाला बयान है वो पूरी तरीके से वो एक प्रधानमंत्री ने वो बड़े आत्मविश्वास में कहा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस है। हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर प्रियंका गांधी आज निशाना साधती हुई नजर आई। पवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जो बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आया, कांग्रेस के राजकुमार वाला बयान और हार की सेंचुरी वाला बयान, क्या ये आत्मविश्वास है प्रधानमंत्री का, ये ओवर कॉन्फिडेंस? आप क्या किस तरह से इसको देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी का जो बोल रहे हैं बड़ा तीखा बयान आपने जो बोला, बड़ा कॉन्फिडेंट होकर के बयान किया। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को इसी चीज की कार्यशाला में उनके हर कार्यकर्ता को मजा हुआ। कहा जाता है कि कुछ भी करो मत, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा दिखाओ कि सामने वाला उस कॉन्फिडेंस पे मात खा जाए और जो आपके झूठ और बहकावे में आ जाए। हमने कहा यही मोदी जी का कॉन्फिडेंस दिखाया ना, कि हमने जो कहा है उसको करा है, उसको दिखा दे। कॉन्फिडेंस में समझ में आया। आधे से ज्यादा मोदी जी को राहुल गांधी जी सपने में आते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, वो कहेंगे राहुल गांधी जी को कोई वो नहीं, चुनाव हार रहे हैं लेकिन दिन भर उन्हीं की बात करेंगे। तो ये जो डर है, ये भले कॉन्फिडेंट आदमी चेहरा में दिखाने की उनकी आदत हो या वो कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो डर अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हर नेता में, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, हर नेता के चेहरे पे, उनके वक्तव्य से, उनके बयान से अगर कोई निष्पक्ष होकर के उसका आकलन करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी का डर इनके चेहरे पे साफ झलक रहा है। राहुल गांधी का डर मतलब सच्चाई का डर, राहुल गांधी का डर मतलब संविधान को बचाने का डर, राहुल गांधी का डर मतलब युवाओं का डर, राहुल गांधी का मतलब किसानों का डर। उस डर की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज देखिए सबसे बड़ी हास्यात्मक बात यह है कि बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री अपने मोदी जी, पूरे विश्व में इनका डंका बजता है, हर आदमी डरता है, चाहे ट्रंप हो। हालांकि डर का मतलब दूसरा रहता है, लेकिन डराता है वो, हो कुछ जाता है, कहते कुछ है, लेकिन यहाँ हम स्वयंभू बन जाए अलग बात है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कभी अपने कामों पे बात क्यों नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी जी अभी कुछ दिन बाद, अब चुनाव आया है, फिर बोलेंगे तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएगा कोई, तुम्हारा मंगलसूत्र चुरा ले जाएगा कोई, अभी फिर तरह के आएंगे, फिर नए नए झूठ लेके आएंगे। अब तुमको हम 400 वहाँ 50 में दिल्ली में सिलेंडर देने का झूठ बोले थे, तुमको हम 445 रुपए में सिलेंडर देंगे। वहां हमने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, फिर हमने यहाँ आपको 1,95,00,000 रोजगार देंगे। अरे किसानों के दुगनी करने की बात की थी। मतलब समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी में, यही तो बोल रहे हैं, इसके जगह अगर कोई और नेता होते, भारतीय जनता पार्टी की जगह कोई और पार्टी होती,
तो थोड़ा सा कम से कम उनको झिझक लगती है कि हम किस मुंह से जाएंगे बोलने, किस मुंह से बोलेंगे कि अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, हम झूठ बोल के आए कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, उनको सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। 750 किसान शहीद हो गए, 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करते थे। यही मोदी जी बड़ी बड़ी डंके की चोट पे कहते थे रुपया पतला हो रहा मतलब देश की साख गिर रही है, अब वही फिर से टीवी में आके बोले रुपए अब पतला हो रहा तो मतलब देश की साख मजबूत हो रही। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये तो मानना पड़ेगा कि इनके यहाँ अभिनय का जो है एक अद्भुत, जो हमारे कलाकार लोग होते हैं वो भी पीछे पड़ गए हैं। भारतीय लेकिन क्या जनता पार्टी कांग्रेस मानती है, जिस के तरह से नेताओं ने जो प्रधानमंत्री अभिनय कह रहे हैं कि ये जो जीत की हैट्रिक लगाएंगे, तो इस बार कांग्रेस पहले से ज्यादा हालांकि मजबूत नजर आ रही है। गौरव गोगोई को वहां भेजना, कई सारे फैसले कांग्रेस के ऐसे लगे जो एक पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस मानती है कि वाकई असम चुनाव उसके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, जो है इस तरीके से कि वहां पे जीत की हैट्रिक लगने से बचाई जाए? कांग्रेस की सरकारें वहां पहले रही हैं, कांग्रेस की सरकार को वापस बनाया जाए? नहीं, आप ये बताइए, आपका इतना अच्छा चैनल है, आपका मैंने कई बार देखा, सर्वे है आपका, आकलन है, काफी सटीक बैठता है। भले मीडिया कुछ भी बोले, गोदी मीडिया बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन हमें आपके चैनल में जुड़ना इसलिए अच्छा लगता है कि काफी सारा सच से सरोकार रहता है। हम्म। एकदम आंख मूंद करके आप नहीं करते कि सरकार की तारीफ करें। तो आप आज जो मजबूती की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी कांग्रेस का सरकार कमजोर थी बताइए। मध्य प्रदेश में जितना मैं प्रदेश में घूमा, चाहे जितने मीडिया वाले सब बोल रहे थे कि भाई नेक टू नेक फाइट है, लेकिन हाँ। ऐसा सुनामी की आकलन नहीं था कि पूरी 29 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ जाए। अरे क्यों आएगी भाई, एक कारण भी तो बताओ। राजकुमार हार जाएगा, तुम क्यों जीतोगे, ये भी तो बोलना चाहिए मुंह से, ये भी तो बोलना चाहिए मंच से कि क्यों आप आओगे। एक भी सच नहीं बोले, झूठ बोलोगे। अब कभी चुनाव आएगा तो तुम अब मंगलसूत्र की बात की हमने, अभी आप बोल रहे हो घुसपैठियों की बात लेकर के आ जाएंगे। घुसपैठी आज तक बता नहीं पाए कि कितने घुसपैठी इन्होंने निकाले हैं। हम कहते हैं कि घुसपैठियों को अगर निकालने की बात हुई, आपके एक्ट में आना चाहिए ना, आपके कार्य रूप में वो दिखना चाहिए ना कि आप किस चीज के लिए गंभीर हो। आप देश प्रेम की बात करते हो, आपने देश प्रेम की भावना के साथ खिलवाड़ करके अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपनी सरकार बना ली। आपके मामले में देश प्रेम की कोई बात नहीं थी। आपका इतिहास देख लो, आपने तिरंगे का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, देश प्रेम की भावना कहीं नहीं लगी थी। आपने युवाओं के साथ झूठ बोला, किसानों के साथ बोला। अब घुसपैठियों की जो बात कर रहे हैं, अब घुसपैठियों को बताइए, मैं तो कह रहा हूं कि कितने घुसपैठी बताइए। ये 2014 से 24 तक 11 साल में मात्र 3668 घुसपैठियों को बाहर किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस के सरकार ने 89, लगभग 90,000 लोगों को बाहर किया है। अब आप इसका आकलन कर लीजिए। ये आप ओवरऑल शाहरुख आंकड़ा बता मिसाल रही है, लगा सिर्फ लीजिए। असम का आंकड़े की आप बात कर रहे हैं? नहीं, अभी भाई मोदी जी के बात और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ आसाम के साथ कैसे आप कर सकते हो। कोई तो इतने बड़े, अभी तो कुछ दिन बाद इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे, हमें लगता है अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री का चुनाव ही मोदी जी न जीत जाए। आप कैसे आसाम की बात कर सकते हो। आप इतने बड़े नेता हैं, वैश्विक नेता हैं, पूरे दुनिया में उनका डंका बजता है, तो हम तो बड़े लेवल पे बात करेंगे ना। 2 करोड़ मतलब रोजगार की बात की हिंदुस्तान थी, भर के 15 लेवल पे लाख आप रुपए कह आने की रहे हैं बात कि की। 3600 के करीब जो है सिर्फ घुसपैठियों हम को कहते हैं बाहर निकाल पाए घुसपैठी, हैं। हम क्या हमारा निवेदन है, घुसपैठी वर्ड का यूज सबसे ज्यादा अमित शाह जी ने किया था। अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं। हम पूरे देश के कंसर्न में बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात, चलिए ऐसा ठीक नहीं कि आसाम ठीक को है। वो राहुल आसाम राहुल को आनंद जी जो है मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं और इस पर चर्चा होगी, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा बन गया है चुनाव का। न सिर्फ असम चुनाव का, बंगाल में भी इसका जो है बार बार जिक्र हो रहा है, झारखंड में भी इसका जिक्र हुआ, बिहार में भी इसका जिक्र हुआ, तो चर्चा इस पर जरूरी है। राहुल आनंद जी, बहुत बहुत इस्तकबाल। सबसे पहले तो राहुल जी, राजकुमार वाली बात जो प्रधानमंत्री ने कही और जो हैट्रिक जीत के लगाने की बात हो रही है, वो वाकई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या वाकई इतना इजी है दोबारा से हैट्रिक लगाना? और क्या बीजेपी को वाकई लगता है कि हैट्रिक तय है, या ये सिर्फ चुनावी जोश है? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों को कल कहा है, और खास करके उसमें जो एक वास्तविकता झलकती है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से कांग्रेस फील गुड मूड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में रहती है, क्योंकि अक्सर इन लोगों ने हम पे आरोप लगाया है और आज फिर ये आरोप लगाएंगे। मैं आप किसान के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूँ कि जैसे ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी, ये कहेंगे कि मशीन मैनेजमेंट का काम है ये। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जो असम के मुख्यमंत्री जो तीसरी बार जो जीत पाने की जो संभावना नजर आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। हमने उन कार्यकर्ताओं को महत्व दिया और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी विचारधारा अपनाई थी, उसको कुछ कारवा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और वो इसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि जब यही मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में हुआ करते थे और उनके पास गए थे, तो राहुल गांधी जी कुत्ते को
खिलाने में व्यस्त हैं। और ये सार्वजनिक पत्र पे दिया गया एक बयान है, इससे पता चलता है कि आपकी गंभीरता कैसी है, इससे पता चलती है कि आपकी सोच कैसी है, इससे पता चलता है कि आप किस वास्तविकता में जी रहे हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि कुत्ते और इंसान में क्या फर्क है और कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो राहुल गांधी जी ने बता दिया और जता भी दिया। एक बात यहाँ और स्पष्ट कर दूं कि जो असम को लेकर जो बातें लगातार चल रही हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात को कही कि राजकुमार हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे, क्योंकि एक लेगवर्क किया जाता है। आपने देखा होगा बिहार का हालिया चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें वो आए थे हिट एंड रन नेता की पृष्ठभूमि को उजागर करने के लिए आए थे, और ये अपने गठबंधन के साथी को नीचा दिखाने के लिए, उनको हराने के लिए आए थे, और तेजस्वी यादव जी जैसे व्यक्ति को वो नीचा दिखा रहे थे। और जबकि तेजस्वी यादव जी इस बात को कह चुके थे कि आपको हम पीएम बनाएंगे, और इंतजार करते रहे कि हमको नहीं, लेकिन PM के लिए आप पवन घोषणा पटेल कर एक सवाल दीजिए। पूछ रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि राजकुमार हारेंगे, चलिए समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी के ही ख्वाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सच्चाई के रास्ते पर हैं, इसलिए वो ख्वाब में भी डरा रहे हैं, पवन जी कह रहे थे। दूसरा सवाल वो ये कह रहे थे कि भैया ठीक है आ जाएंगे, लेकिन क्यों आएंगे ये तो बता दो, आपने ऐसा क्या किया है कि आप जो है थर्ड बार एकदम मेजोरिटी की सरकार बना लोगे, वो भी तो बताओ। जी, हमने असम को जो एक उन्नत प्रदेश बनाने की जो पृष्ठभूमि तैयार की है, उसका उदाहरण है जो देखने को मिल रहा है। आज असम के मुख्यमंत्री को अगर देखा जाए तो हर तरफ से उनको स्नेह मिल रहा है, और जो जनता का जो जमावड़ा है और जो भीड़ नजर आती है, उसमें कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होती है। एक बात यहाँ मैं और बता देना चाहूंगा पवन जी को कि दिल्ली से जब मौका मिला था इनको सेवन सिस्टर्स को की दूरी को कम करने के लिए, तो उस दूरी को उन्होंने पाट दिया था। 2004 से 2014 के बीच में इन्होंने ऐसी कोई महत्वपूर्ण योजना लेकर नहीं आए जिसकी वजह से उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को जोड़ा और उस दूरी को पाट दिया और वहां के लोगों को नेतृत्व दिया। एक बात और यहाँ मैं बता दूं कि हमारे पवन भाई एक बात और कह रहे थे कि घुसपैठियों को लेकर चर्चाएं कर रहे थे, तो आपको ये भी चर्चा करना चाहिए था कि 31 मार्च 2026 की वो आखिरी तिथि, जो माननीय गृह मंत्री जी ने इस चीज को स्पष्ट किया था कि हम यहाँ से माओवादियों को समाप्त कर देंगे, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए भी सराहना होनी चाहिए। ऐसे तमाम चीजें हैं, ऐसे तमाम विकल्प हैं जो योजनाओं से लेकर जो झड़ी लगाती है और इस चीज को बताती है कि असम में आज तक कितने मूलभूत सुधार हुए हैं और सरकार ने आने वाले भविष्य के लिए क्या तैयारी कर रखी है, ये बिल्कुल स्पष्ट झलकता है। ठीक है पवन जी, वो कह रहे हैं कि ये भी बताना चाहिए पवन जी को कि 31 मार्च 2026 को जो माओवादियों को पूरी तरीके से देश से खत्म करने की बात की थी, उस टारगेट में को हम अचीव कर पाए, तो इसकी भी तारीफ होनी चाहिए सरकार की। लेकिन पवन खेड़ा का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटका रही है, तो असली मुद्दे क्या है पवन जी? अब असली मुद्दे देखिए, प्रधानमंत्री जी से लेकर के और आदरणीय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वहां तक एक ही गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं कि घुमाना है, स्पष्ट बात नहीं करनी है। सब कोई इनके मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, अरे क्या तारीफ, काम कुछ नहीं बताया, सब तारीफ कर रहे हैं, भीड़ है, फलाना है, ढिकाना, बता दी घुमा के जैसे उनकी आदत है। अब देखिए मैं एक एक करके जवाब देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले राजकुमार, इन्होंने बोला राजकुमार क्या होता है, राजकुमार की परिभाषा पे क्या राहुल गांधी खरा उतरते हैं? या शहनशाह, महाराजा, महामहिम, महाराजा, धीराज की परिभाषा पे मोदी जी उतरते हैं? आप खुद आकलन कर लीजिए। वो राजकुमार है जो गलियों की खाक छानता है, वो राजकुमार है जो अपने देश की जनता के दुख और पीड़ा को गले से लगाता है, वो जो राजकुमार है जिसके पसीने की बिना चिंता किए कोई भी गरीब दुखी को रोड से उठा करके गले लगाता है, उसको सांत्वना देता है, उसके दुख में खड़े रहता है। जहरीली कप सिरप पिला करके जब इनकी सरकार बच्चों को मार रही होती है तो वही राजकुमार जाकर के उनको गले लगाता है, उनको सांत्वना देता है। तो राजकुमार वो अर्थ वाला राजकुमार है, ये शहंशाह दिखाने वाले जो कितने लाख का कोट का सूट पहन रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह के पेन यूज करते हैं, किस तरह की घड़ी, किस कौन से विदेशी कंपनी का चश्मा। तो महाराजा अधिराज तो ये है राजकुमार, भले बोलते रहे, डायलॉग बाजी करने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। राजकुमार और दिलों में राज करने वाले, गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के दिलों में राजकुमार राज करने वाले वो राजकुमार है। ये इसकी बात है। पीएम जी क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। अब अभी ये क्यों जीतेंगे तो नहीं बता पाए, हम बता दे रहे हैं क्यों जीतेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग इतना कॉन्फिडेंट आदमी तभी होता है कि हम कुछ काम नहीं कहेंगे। पुराना घोषणा पत्र अगर ये आदरणीय प्रवक्ता जी भी देखते होंगे ना तो उनको भी बड़ा लगता होगा, यार घर में बात करते होंगे, बताओ हमने एक पूरा नहीं किया फिर भी हमारी सरकार बन रही है। वाह, जय बोलो चुनाव आयोग की, जय बोलो ज्ञानेश कुमार की। तो ये है जीतने का इनका कारण।
कोई भी बात करने को तैयार नहीं। हम कहते 450 में आज ये सिलेंडर दे रहे होते कहीं पे तो मैं बोलता हाँ असम में जीत सकते हो। किसानों के दुगनी कर दिए होते तो मैं बोलता जीत सकते हो। रुपया मोटा हो गया होता तो मैं कहता कि जीत दो सकते हो। मुद्दे पवन जी एक भी उठाए, काम नहीं करोगे दो मुद्दे भैया उठाए कि जी। सेवन सिस्टर्स को बहुत करीब दिल्ली के लाने का मौका मिला था, दिल्ली को जो है दिल में बसाने का मौका मिला था, लेकिन कांग्रेस चूक गई 2000 से 2014। पहला। दूसरा, जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उनके घर जाते हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी उनसे कहीं ज्यादा अपने कुत्तों को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। ये बार बार ये बात कही देखिए जाती है। सुनिए, ये कहे ना, ये बात तो बार बार ये कह रही आलू में सोना निकालने की बात कही। इनका टोल किट तो इतना मजबूत है, किसी को कुछ भी कर दोगे। दिन को रात कहो हम रात कहेंगे, पूरा मीडिया लग जाता है रात करने में। ये दिन नहीं है, मोदी जी के तेज की रोशनी है तो रात। तो इसका कुछ भी कहा जा सकता है। आप ये बताइए, एक उतना इंपॉर्टेंट लीडर, उतना बड़ा लीडर, और ये कह रहा है कि हमको मिले नहीं कुत्ते को तवज्जो। देखिए कुछ ना कुछ बहाना होता है। जब भारतीय जनता पार्टी का किसी के ऊपर दबाव होता है, चाहे वो उनके बिजनेस को लेकर के हो, चाहे उनको अंदर करने की बात को ले, तो आदमी क्या करेगा, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढता है। आप उनको, ज्योतिराज सिंधिया ने भी इसी तरह बहाना लगाया था कि टाइम नहीं देते। जो आदमी अंदर तक जाकर के बात करता है, जिस टाइप से पारिवारिक रिश्ते थे, तो कोई विश्वास करेगा कि अच्छा वो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने वाली बात है। ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और भाई आदरणीय, उन्होंने बिहार की बड़ी बड़ी बातें की। हमने कहता बिहार में तुम जीत गए भैया, तो 11 साल की बात क्यों नहीं किया? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पिछले 11 साल की बात नहीं किया। 11 साल को बीच में ना करके 11 साल पहले की बात करना है। लाडली बहना को तुमने पैसा क्यों बांटा चुनाव के समय? पिछले 11 साल तक जब तुम्हारे सरकार थी तो तुमने क्यों नहीं बांटा? इसका जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग इनका कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहा था। तुम तो बांटो पैसे, बांटो पैसे, बांटो पैसे, पैसे बांट करके तुमने चुनाव जीत लिया। इसमें कौन सी अपनी ठीक है, शाबाशी कर रहे? पूरी दुनिया देख रही थी कि ठीक। चुनाव में तुमने पैसे बांटे हैं। अब आप ये जो बोल रहे हैं, ये घुसपैठियों वाली बात इनसे पूछिए कि घुसपैठियों का सबसे ज्यादा अमित शाह जी का ऐसा हो गया जैसे स्मृति ईरानी का सिलेंडर वाला है। आप सिलेंडर देखो तो मुझे स्मृति ईरानी का चेहरा आता है। ऐसा इनका विरोध प्रदर्शन था कि सिलेंडर अगर सामने से जा रहा होगा तो स्मृति ईरानी का चेहरा हर व्यक्ति के जहन में आएगा। उसी तरह अमित शाह जी को घुसपैठी वर्ड यूज करो तो अमित शाह जी का चेहरा आता था। तो उसको भैया, जब तुम्हारे पास मौका था तो तुमने घुसपैठियों को बाहर क्यों नहीं किया? अगर हमने 90,000 घुसपैठी बाहर किए तो तुमने 91,000 घुसपैठी बाहर क्यों नहीं किए? क्यों मौका छूट गया? क्या फिर से बोल रहे? ठीक है, 2014 ठीक है, में 989 घुसपैठी बाहर किए, 2015 में 474, 2016 में 303, 2017 में 51, 2018 में 445 और 2019 में 219, 2021 में 246 और 2022 में सिर्फ 50, 2023 में 411 और 2024 में 295 घुसपैठी बाहर किए। ये बताइए, मुश्किल से 3-3.5 घुसपैठी हो रहे हैं और हमने 90 से फिर भी अपनी पीठ राहुल आनंद, क्योंकि चुनाव आयोग हमारे साथ है। राहुल आनंद, पहला आरोप कि भाई चुनाव आयोग की वजह से जो है इतना कॉन्फिडेंस होना ठीक है, अच्छी बात है। अगर ज्ञानेश कुमार जिसके सपोर्ट में हो तो वो तो कॉन्फिडेंस होना ठीक है। पहला आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं सीधे तौर पे। दूसरे कह रहे हैं कि भाई अगर हमने 90,000 किए थे 2004 से 14 तक, तो आपने 14 से 24 तक सिर्फ 3,500 क्यों किए? 91,000 करते तो आप घुसपैठिया लफ्ज बोलने के लिए अच्छे लगते। आज विपक्ष जो है ना, वो विपक्ष पलटू विरोध प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो पवन जी जिन बातों को कह रहे थे और अपनी पार्टी के पक्ष को रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां पे एक कुछ चीज जो बहुत कॉमन है जिसको मार्क करने की आवश्यकता है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में आज तक, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात कर लीजिए या फिर कूटनीति प्रस्ताव की बात कर लीजिए या फिर अपने द्वारा किए गए कार्यों की बात कर लीजिए, इनका एक ही काम है, काम जीरो है, बयान हीरो है। और अपने आप को बयानबाजी करके अपने आप को वहां स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आज अगर सदन के अंदर राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वो उसी ज्ञानेश्वर जी का देन है और वही जनता का देन है कि जिसकी वजह से आज वो चुनकर 99 सीट पर कांग्रेस पहुंची हुई है। न तो ये सीटें कम हो सकती थी और जो 405 का नारा देती थी वो 240 पे आके सिमट गई। यानी कि हमने चीजों को देखा, परखा और समझा और वास्तविकता से कभी दूरी नहीं बनाई। हम वास्तविकता के करीब रहे हैं। जिस घुसपैठियों की ये चर्चा कर रहे हैं, इनके शासनकाल में, और चाहे अभी की ही बात कर लेते हैं ना, इनके इंडिया अलायंस के साथी हैं बंगाल में, वो तो घुसपैठियों को बाहर निकालने के नाम पे अनशन पर बैठ जाती है। वो तो दिखाती है कि अगर आपने इनको छुआ तो गए काम से। और भयभीन होत न प्रीत, ये बस आंकड़े बनाते थे और हमने इन सब चीजों को दिखाया। और अगर देखा जाए तो जो हमारा बॉर्डर क्षेत्र है, बॉर्डर क्षेत्र पर घुसपैठियों की लाइन लग गई वापस जाने के लिए। तो
कई चीजें ऐसी होती है कि जो बिना किए हुए उन चीजों को कर दिया जाता है। कोई चीज ऐसी है जिसको दिखाने के लिए डाटा तो नहीं, लेकर आते हैं, अगर लाइन लेकिन लगी है तो वास्तविकता फिर से उनको परिचय नहीं निकाला रखते क्यों हैं। नहीं जा रहा, और आंकड़ा सिर्फ 3,500 का क्यों पहुंच रहा है 10 सालों में? देखिए यहाँ पे एक बात जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि जो डिपोर्ट सेंटर बने हैं उसमें बहुत सारे लोगों को भेजा भी गया है और बहुत सारे लोगों को देश से उनके देश में भेजा भी गया है। और ये जो आंकड़े जो ये 90,000 का आंकड़े दिखा रहे हैं वो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेटेड आंकड़े हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हमने वास्तविकता को दिखाया और हमने एक्शन मोड में काम किया है, तभी आज मैं बार बार जो कहता हूँ कि भाई बिन होत न प्रीत, वो उसी का एक उदाहरण ठीक है। जो बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर देखने को मिला है। पवन जी, जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं ना वो सही नहीं है। हाँ नहीं, ये आंकड़े हमने तो सदन में जो आंकड़े पेश किए उनका बता, मैं कौन सा होता हूँ दिखाने वाला? मैं भाजपा का लोग जरूर दिखा सकते हैं। मैं तो जो आंकड़े हैं सार्वजनिक तौर पे आंकड़े हैं, जो पेपर में आंकड़े, समाचार पत्रों में आंकड़े, सदन में के पटल से जो आंकड़े, उन आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। और ये भाई साहब आंकड़े उन आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि भाजपा के बाहर भीड़ लगी हुई थी तो इन्होंने शायद भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में बैठा बैठा करके चुपचाप छोड़ आए उधर, तो काउंटिंग में नहीं आया होगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमने तो बहुत काम कर दिया, दिखाने का काम नहीं किया, तो हो सकता है ऐसे ही, नहीं तो काउंटिंग में आते। आप ये सोचो कि अगर ये भेज दिए होते तो सबसे बड़ा मोदी जी के साथ वही लिखा होता, इतने लोगों को भेजा है, जो नहीं किया उसको इतना बड़ा बड़ा करके आप विज्ञापन दे रहे हो, और आप भेज दिए होते तो उसका हमको आंकड़े देना पड़ता। ये तो कहने की बात है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी इसमें अच्छे लोग हैं वो खुद इसी तरह चिंतित हैं, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये चाहे इनका हो, मेरी कई लोगों से डिबेट हुई, सबकी यही हालत है कि जो सचमुच का सच को देखना चाहता है उसकी हालत बड़ी खराब हुआ। जवाब आप जैसे आप पूछ रहे कि भाई आपने 90,000 थे, आपने 91,000 घुसपैठी की, अब क्या करे बेचारे, ये भी एक सज्जन पुरुष हैं, तो जवाब ही नहीं दे पा रहे, इसलिए उसको डोल मोल करके गुलाम पिला के कि हम ये करते हम ये करते, वो कर दिए, क्या करें, इनकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन अब सच में मोदी जी को अपनी पार्टी के अंदर ही छत का सामना करना पड़ेगा। अब उनके कार्यकर्ता ही उनसे पूछने लगे कि भैया अब अति हो चुकी है, बस करो, 450 में सिलेंडर दे दो, किसानों के दुगनी कर दो। और दो अभी आदरणीय बोल रहे थे कि हमने अपने कार्यकर्ता को बढ़ाया, हमने अपना ऐसा किया, हमारी विचारधारा कभी इन्होंने इससे पहले बोला। मैं कहता हूँ ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश में गोपाल भार्गव हो गए, भूपेंद्र, ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपने अंदर आत्मसात किया हुआ था। लेकिन उनको नहीं, आज जो कांग्रेस पार्टी से आयातित लोग हैं जिन्होंने इनकी सरकार बनाने में मदद की, आज उनकी विचारधारा एक तरफ है कि वो एक विधायक बनकर के बैठे हुए, आज तक कभी हारे नहीं, लेकिन वो मंत्री नहीं बने। और जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में मदद किया, गोविंद राजपूत जैसे लोग, तुलसी सिलावट जैसे लोग, आज वो मंत्री बन करके बैठे। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से दिखता है। हमें सत्ता में बने रहना है, सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हल पर, किसी भी रास्ते पर हम चलने को तैयार है, चाहे वो जायज हो, चाहे नाजायज हो, चाहे नैतिक हो, चाहे अनैतिक हो। बस भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि हमें सत्ता में बने रहना। आज भारतीय जनता पार्टी अगर बोलती है कि हम आएंगे तो सिर्फ उसके पीछे काम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो गिना दो, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 100 दिन में काला दिन, इतने सारे चीजें थी कि उनको बोलते एक भी पूरा नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी अगर सत्ता में आने का दम भर रहे हैं तो कुछ न कुछ नंबर प्लान बी इनका एक्टिवेटेड है, वही प्लान बी के हिसाब से काम करते हैं और जीतते हैं। राहुल आनंद जी, प्लान बी एक्टिवेटेड है और वो प्लान बी के हिसाब से ही काम हो रहा है? पहला सवाल, अभी 1 ही मिनट मेरे पास बचा है, जवाब उसी में दीजिएगा प्लीज। और दूसरा, क्या राजकुमार जैसे शब्दों का इस्तेमाल सियासत को और अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो व्यक्तिगत नहीं बना रहा है? बस कम शब्दों में ही अपनी चीजों को समाप्त करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं राजकुमार वाली, ये राजकुमार इसलिए है क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी जी को छोड़कर दूसरा कोई है भी नहीं। क्योंकि राजा का बेटा को राजा बनाना है, इसलिए राजा का बेटा को ही राजकुमार कहना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी बात, जो ये सेकंड प्लान बी की जो बात कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, जब आपकी भूमिका सड़क पे नहीं होगी और आपकी भूमिका जब जनता के बीच में नहीं होगी तो निश्चित रूप से नहीं, वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो वो है जो आम लोगों को गले से लगा रहा है। देखिए, आज जनता ने कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट का बटन दबा रखा है, यानी कि परमानेंटली कांग्रेस को डिलीट कर दिया है, ना कि डिलीट का बटन दबा रखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तीसरी बार फिर से भाजपा की सरकार आ रही है, ना कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। अपनी बात नहीं करेंगे कभी ले दे के कांग्रेस की बात करोगे, अब जवाहरलाल नेहरू की बात करोगे, राहुल गांधी की बात करोगे, चलिए ठीक है पवन जी और राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी, सवाल हमेशा बहुत सारे रह जाते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। तो साफ है, असम चुनाव
अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि नैरेटिव और भरोसे की जंग बन चुका है। एक तरफ बीजेपी का आत्मविश्वास, दूसरी तरफ कांग्रेस का पलटवार। अब देखना होगा क्या बयानबाजी चुनाव जिताएगी या मुद्दे और कामकाज फैसला करेंगे। इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं मोनी सनवर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।